हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ लॉ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में पहले दो क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है। फर्दर हम लोगों ने देखा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, जो कि कई सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और कई सारे थिंकर्स को स्टडी करने के बाद हम लोगों ने ये समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने कई पीवाईक्यूज भी देखे जो कि मल्टीपल जुडिशरीज में और इवन पीसीएस स्टेट्स में भी पूछे जा चुके हैं। फर्दर आज इसी सीरीज में कंटिन्यूएशन में हम लोग आज देखेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। यूपी जुडिशरी एंड इवन कई जुडिशरीज जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, इसमें मेंस के अंदर डायरेक्ट ये क्वेश्चन फ्रेम होता है कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसी सीरीज में हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो फीचर है, जो यूनिकनेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। जो पूरे वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने हर एक प्रोविज़न में हर एक राइट पे, ड्यूटी पे डिटेल प्रोविजंस में बात किया है। एकदम सेंट्रल का स्ट्रक्चर अलग है, स्टेट का स्ट्रक्चर अलग है। पूरी गवर्नेंस देखिए, हम लोग सेंट्रल की अलग पढ़ते हैं, स्टेट का अलग पढ़ते हैं। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स का पूरा एक पार्ट है, पार्ट 3। डीपीएसपीज का एक पूरा अलग से पार्ट है, पार्ट 4, जिसमें कि हम लोगों को बात करी जाती है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होंगे स्टेट पॉलिसी की। हम लोग एकदम सेपरेटली बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस, हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस सेपरेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्न किए गए हैं। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप क्या होगी, ये सेंटर स्टेट में रिलेशन क्या है, जैसे आर्टिकल 245 बात करता है कि सेंटर और स्टेट किन किन टॉपिक्स पे अलग अलग अपने टॉपिक्स पे लॉ बनाएंगे। इसी हिसाब से हमने पूरे इनके रिलेशंस के ऊपर डिटेल्ड में एक चैप्टर बनाया हुआ है, उस पर हम लोग बात करते हैं। जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अदर अथॉरिटीज़, इन सबको हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोगों ने कहीं छोड़ा है। इवन इसके बाद भी हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ मिस आउट हुई हो अगर, तो ये एक कॉन्टिन्यूसली डेवलपिंग स्टेट का डॉक्यूमेंट भी है। तो दैट्स वाई ये इसका यूनिक एक फीचर क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। फर्दर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसका मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इंडिपेंडेंट है इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में डिसीजन लेने के लिए आत्मनिर्भर है। किसी भी बाहरी देश की या किसी भी एजेंसी का हम पे कोई प्रभाव नहीं है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बात अलग होती है, लेकिन कल को अगर उठ के कोई देश हमसे ये कहे कि आपको अपने देश में ऐसा ही कानून लाना चाहिए या ऐसा ही कुछ करना चाहिए, तो इसका हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। ये हम पे बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा। करना क्या है, हमारे लिए वेलफेयर क्या है, ये इंडिया अपने आप अपने लिए बेटर सोच सकता है। तो इंडिया जो है वो कौन क्या नेचर है इसका, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट मतलब हमारे यहाँ पब्लिक इकोनॉमी भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स भी। एग्जाम्पल जैसे एक तरफ हम लोग बीएसएनएल को देखते हैं, दूसरे हाथ पे हमारे पास जियो है। इसी तरीके से जैसे हम लोग देखें कि जेनरिक मेडिसिन हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्कीम के अंतर्गत हम लोगों को मिलती हैं, उसी के साथ साथ दूसरे हाथ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कई सारी कंपनीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं। तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट भी प्ले कर रही है और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी प्ले कर रहा है। फर्दर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर है। सेकुलर मतलब क्या होता है? सेकुलर मतलब ये होता है कि स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, स्टेट कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करेगा। फ्रीडम होगी हर इंडिविजुअल को अपना अपना रिलीजन फॉलो करने की। फर्दर स्टेट रिमेन न्यूट्रल इन द रिलीजन मैटर। रिलीजन के जो भी मैटर होंगे, कौन क्या प्रैक्टिस कर रहा है, उसका अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रैक्टिस कर सकता है। स्टेट किसी को फोर्स नहीं करेगा कि आपको यही रिलीजन फॉलो करना है। या ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टेट जो है वो इस पे डिपेंड करे कि
ये एक पर्टिकुलर रिलीजन है और यही रिलीजन स्टेट का होगा। इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन सेक्युलर टर्म ऐड करने से पहले, जो कि हम लोगों ने ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट में, इससे पहले सेंट जेवियर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो अकॉर्डिंग टू एज पर आर्टिकल 25 टू 28 ये सेकुलर नेचर का है, भले हम लोगों ने डायरेक्टली इसको लिखा हो चाहे ना लिखा हो। फर्दर एस आर बोमई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया कि सेकुलरिज्म जो है वो इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कि एक पार्लियामेंट होती है, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, पीपल जो होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे किसके थ्रू, बाय द पीपल्स। जैसे हम लोग इलेक्शंस आते हैं, हम लोग वोट डालते हैं, तो इसी को बोला जाता है इलेक्टेड बाय द पीपल। ये लोकसभा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के लिए। ये कहाँ दिया गया हुआ है, ये आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है। और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोगों ने अडॉप्ट कहाँ से किया है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। इसके बाद फर्दर इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप दी गई है वो सिंगल सिटीजनशिप है, अनलाइक यूएसए जहाँ पे हर स्टेट की अपनी अलग सिटीजनशिप होती है। ऐसा इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में हर स्टेट की सिटीजनशिप अलग नहीं मिलती है, एमपी की सिटीजनशिप नहीं मिलती है, यूपी की नहीं मिलती है। हम लोग क्या है, सिंगल सिटीजनशिप गवर्न करते हैं। हमारे यहाँ हम लोग सब इंडियन सिटीजन्स हैं। जो इलाबरेटिव लिस्ट है फंडामेंटल राइट्स की, ये भी हमारा एक बहुत ही यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि मैग्ना कार्टा जो बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स, वो यूएस में ब्रिटेन में हमको पहली बार दिया गया था 1215 के अंतर्गत। इसी प्रकार से उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को हम लोगों ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलप किया और इसको हमने पार्ट 3 के अंदर रखा है। फंडामेंटल राइट्स होते कौन से राइट्स हैं, ये वो राइट्स हैं जो कि एसेंशियल होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। जैसे बेसिक नीड्स में हम लोग 90s 70s की पिक्चर में सुना करते थे, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये सब हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी थी। अब उस टाइम की बात किया जाए तो ये नेसेसिटी थी। आजकल की नेसेसिटी क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर हम लोग राइट टू प्राइवेसी पे बात कर रहे हैं। जैसे कि आधार कार्ड केस हो गया, इसमें राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की जा रही है। डाटास के ऊपर बहुत सारे लॉज आ रहे हैं। डे टू डे जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का दायरा है वो इवॉल्व होता जा रहा है। और इस इवॉल्व करने की जो प्रक्रिया है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड एस्पेक्ट दिए गए फंडामेंटल राइट्स को वो दिए गए मेनका गांधी के केस में। इसमें ये बताया गया कि पर्सनल लिबर्टी केवल मेयर लिविंग फ्रीली एंड सांस लेना, ये सब पर्सनल लिबर्टी नहीं होता है। पर्सनल लिबर्टी इज मोर देन मेयर लिविंग फ्री। फर्दर जो प्रोटेक्शन हमको स्टेट के अगेंस्ट मिलता है कि आप कहीं जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको पुलिस आके तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकती, कोई आपसे इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं किया सकता जब तक आप लॉ के विरुद्ध कोई काम ना कर रहे हो। तो ये सब हमारी क्या चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमको कहाँ से मिलते हैं, पार्ट 3 से मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद जो हमारा बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा डीपीएसपी, जो कि पार्ट 4 के अंदर दिया गया हुआ है, आर्टिकल 36 से 51 तक। यही वो गाइडलाइंस हैं जो एक वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट को बताती हैं कि कैसा होगा। अगर फर्दर कभी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस बेसिस पे हमको ये लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, ये जो स्टेट है ये पुलिस स्टेट ना होके वेलफेयर स्टेट है, तो हम लोगों को यही बताना है कि ये पार्ट 4 के बेसिस पे हमें ये क्लियरली पता चलता है कि जो हमारा इंडियन स्टेट है ये वेलफेयर स्टेट है, इट इज़ नॉट अ पुलिस स्टेट। फर्दर इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी दर्शाते हैं कि इंडियन स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने अलग से मेंशन कर रखी हैं, जो कि हमने ऐड करी थी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 से हम लोगों ने
फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये इनिशियली 10 ड्यूटीज हम लोगों को दी गई थी। उसके बाद 11th ड्यूटी जो थी वो 86 अमेंडमेंट से ऐड करी गई। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आर्टिकल 326 में दिया गया हुआ है। इसके अनुसार राइट टू वोट फॉर ऑल अबव 18 ईयर्स, जो भी 18 साल के अबव हैं वो लोग वोट डाल सकते हैं। इसको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये सारे यूनिक फीचर्स हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ये वो कौन से अमेंडमेंट से लाया गया है? ये 61st अमेंडमेंट से लाया गया है, जो कि 1989 में हुआ था। प्री में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कौन से आर्टिकल में दिया गया है, या ये कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था। फर्दर जो हमारा यूनिक फीचर है वो फेडरल सिस्टम है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया गया था कि इंडियन फेडरल सिस्टम अपने ही यूनिक है अपने नेचर में। इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। जैसे कि हमारा आर्टिकल 1 बात भी करता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये यूनिक मिक्स है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। अगर हमको अमेंडमेंट करना है, हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन है, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है कि अगर हमको कुछ भी अमेंडमेंट करना हो तो किस बेसिस पे किया जा सकता है। तो यही सारी जो मेजोरिटीज़ हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही हमको लगता है कि ये एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। अगर कोई सिंपल सा प्रोविज़न चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी पास हो जाएगी, जैसे आर्टिकल 2 में कोई चेंज होना है, या अगर हमको बेसिक स्ट्रक्चर में अगर चेंज करना है तो फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए, जो कि खुद में बहुत ही रिजिड टाइप का एक प्रोसेस है। ये यूएसए की तरह नहीं है, यहाँ पे फेडरेशन नहीं है। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स की जैसे कि हमने बात की, सिंपल मेजोरिटी क्या होगी, चेंजेस इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, छोटे मोटे चेंजेस कुछ करने हैं तो उसके लिए। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, एटलीस्ट हाफ जो स्टेट्स हैं उनका रेटिफिकेशन होना चाहिए। सपोज अगर 20 स्टेट हैं, सपोज 20 स्टेट हैं, तो एटलीस्ट 10 स्टेट्स ने रेटिफिकेशन दिया हो। आर्टिकल 368 में 2 बार आज तक अमेंडमेंट हुआ है, एक 24th अमेंडमेंट, एक 42nd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट में बात करी गई थी पंचायती राज सिस्टम, जो कि आर्टिकल 40 डीपीएसपी में भी इनबिल्ट है। इसको गांधीयन फिलॉसफी भी कहा जाता है। 73rd अमेंडमेंट से हमारा पंचायती राज सिस्टम आया। 74th अमेंडमेंट से हमारा नगर पालिका सिस्टम आया, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दर्शाता है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, और इवन महात्मा गांधी भी इसके फर्म बिलीवर थे। वो चाहते थे कि गवर्नेंस जो है वो लोकल रूट्स से स्टार्ट हो, ना कि ऐसा, ताकि ऐसा ना हो कि गरीब आदमी के पास या जो भी नीचे स्तर पे लोग हैं उनको गवर्नेंस के लिए या उनके वेलफेयर के लिए कोई लोग ही ना मिले। अब प्रेसिडेंट के पास तो डायरेक्ट आदमी जा नहीं सकता, वो देखेगा किसको, जो उसके गली मोहल्ले में लोग हैं, जो वहाँ के पार्षद हैं, उनसे जाके डायरेक्ट बात करेगा। उसमें कोई चेंज लाना है तो इस कॉन्सेप्ट को दर्शाते हुए पंचायती राज सिस्टम और नगर पालिका सिस्टम 73rd और 74th अमेंडमेंट से लाया गया। फर्दर अगर हम देखते हैं तो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या क्या हैं जो कि मेंशन करी गई हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी की हम लोग अगर बात करें तो आर्टिकल 315 से 323 तक दर्शाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन 324 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में, जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता, होल्ड करता है प्लेजर किसके, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कैग, कंट्रोलर जनरल, ये होता है हमारा आर्टिकल 148 में। तो ये सारी अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये सारे जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इसको एक बहुत ही अलग टाइप का यूनिक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो कि हर तरीके की राइट्स, ड्यूटीज, बॉडीज, गवर्नेंस की बात करता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। फर्दर लेक्चर के लिए हम अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे होगा। थैंक यू।